पीसफुल तरीके से सड़कों पे आना चाहिए। कहाँ है सब? सड़कों पे आना चाहिए और एहतजाज करना चाहिए शांतिपूर्ण ढंग से, संविधान के अंतर्गत रखकर। पूरे देश में इसके खिलाफ प्रदर्शन होने चाहिए, एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं, इकट्ठे हो जाएं। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो एक भी नहीं बचेगा, मैं इस बात को बता रहा हूं, क्योंकि इत्तेहाद नहीं है। इत्तेहाद नहीं है, इत्तेहाद नहीं है हम लोगों में, और हम एक प्लेटफॉर्म पे नहीं है सब। यही बात मैं बार बार कह रहा हूं कि हमें आना पड़ेगा, कोई भी सुरक्षित नहीं है। जबरन धर्मांतरण के मामले में यूपी एटीएस लगातार गिरफ्तारियां करती जा रही थी। सबसे पहले उमर गौतम और जहांगीर, और उसके बाद बहुत सारी गिरफ्तारियां हुई। लेकिन कल एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। मौलाना कलीम सिद्दीकी, जो कि दाई इस्लाम भी कहे जाते हैं, मुसलमानों का एक बहुत बड़ा चेहरा है, इस्लामिक स्कॉलर है, और कई बड़े आलिमों में से एक बड़े आलिम है मौलाना कलीम सिद्दीकी, जिनको एक तकरीर करने जब वो मेरठ पहुंचे तो वहां से उनके 3 साथियों के साथ यूपी एटीएस ने मय गाड़ी के उठा लिया। इस पूरे मुद्दे पर आज हम बातचीत कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद पराचा से। महमूद पराचा साहब, सबसे पहला सवाल आपसे मेरा ये रहेगा कि जिस तरह उमर गौतम की गिरफ्तारी हुई, जहांगीर की गिरफ्तारी हुई और तमाम लोग गिरफ्तार किए गए धर्मांतरण के मामले में, जबरन धर्मांतरण, अब एक बहुत बड़ी गिरफ्तारी हुई है जिसको यूपी एटीएस कह रहा है कि हमारे लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि दाई इस्लाम कहे जाने वाली इतनी बड़ी शख्सियत, पाए के आलिम दीन, जिनको अब गिरफ्तार किया गया है, तो ऐसे में क्या इस तरफ इशारा है उत्तर प्रदेश सरकार का, यूपी एटीएस का, और किस तरह से ये गिरफ्तारी जो की गई है, इससे क्या माने निकलकर सामने आ रहे हैं? देखिए, मनुवादी मानसिकता की जो ये सरकारें बनी हुई हैं, सेंटर में भी, उत्तर प्रदेश में भी और देश के कई प्रांतों में, उनका मकसद सिर्फ एक ही है कि मुसलमानों की नफरत पैदा करके किसी भी तरीके से अपने सारे जो जुर्म हैं वो छुपा लो। चाहे वो चाइना ने हमारी जमीन पे कब्जा कर लिया हो, चाहे पाकिस्तान हमें आके दिखा रहा हो, चाहे देश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, चाहे इस देश में खुद प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 85 करोड़ लोग जो है 5 किलो राशन के मोहताज हैं। ये बड़ी फख्र से बताते हैं। ये सब जो उनके जुर्म है, किसानों की जमीनें छीनकर अपने अडानी अंबानी को बांटने का काम हो, पूरे देश के को लूट कर अडानी अंबानी जैसे अपने दोस्तों को बांटने का काम हो, ये सब पे पर्दा डाल के इलेक्शन जीतने की एक जो स्ट्रैटेजी, जो कि मैं कहूंगा क्रिमिनल स्ट्रैटेजी है, कि मुसलमानों के लिए नफरत पैदा करो और इलेक्शन जीतो, ये उसी का हिस्सा है। और इसमें बहुत बड़ी कामयाबी है, मैं इसको मना नहीं करता हूं यूपी एटीएस की, लेकिन ये कामयाबी है आरएसएस और बीजेपी की राजनीतिक जो स्ट्रैटेजी है उसकी कामयाबी है, जिसका एक एक्सटेंशन बन के यूपी एटीएस कर रही है काम। और ये सारी यूपी एटीएस की एक्टिविटीज जो हैं, ये क्रिमिनल एक्टिविटीज हैं, ये संविधान की के बरखिलाफ हैं, और जो रूल ऑफ लॉ और जो प्रोसीजर ऑफ लॉ स्टैब्लिश्ड है कानून द्वारा और सुप्रीम कोर्ट द्वारा, उसकी धज्जियां उड़ा के एक राजनीतिक मकसद से प्योरली ये अरेस्ट की जा रही है। देख लीजिए आप किस तरीके से गैप्स दे देके न्यूज को, जो ये आग है मुसलमानों के खिलाफ नफरत की, उसको जलाए रखने के लिए कैसे एक के बाद एक गैप्स दे देके वो लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है, और ताकि यूपी इलेक्शन तक और दूसरे इलेक्शनों तक इस आग को जलाए रखा जाए, भड़काए रखा जाए। ये तो एक एस्पेक्ट। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख और बौद्ध, इनके साथ सबसे ज्यादा ज्यादतियां हो रही हैं। पुलिस और प्रशासन का नाजायज इस्तेमाल करके मनुवादी ताकतें इनके ऊपर जुल्म ढा रहे हैं। और अगर एससी, एसटी और माइनॉरिटीज के क़यादत इकट्ठा होके इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाएगी मजबूती के साथ, और आवाज उठाने का तरीका मैं अभी अर्ज करूंगा, तब तक मैं इस बात को पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, एक भी व्यक्ति सेफ नहीं है, एक भी हमारा आलिम सेफ नहीं है, एक भी बड़ी पर्सनालिटी सेफ नहीं है, क्योंकि ये जितनी बड़ी पर्सनालिटी को पकड़ेंगे उतनी ज्यादा सेंसेशनलाइज होगी न्यूज, उतनी ज्यादा जो बिकी हुई मीडिया है, गोदी मीडिया है, उसको मौका मिलेगा इसको नफरत फैलाने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए। तो मेरी गुजारिश ये है सभी हमारे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और माइनॉरिटीज के कायदीन से कि एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं, इकट्ठे हो जाएं,
अगर ऐसा नहीं करेंगे तो एक भी नहीं बचेगा, मैं इस बात को बता रहा हूं। इसको समझ लेना चाहिए। हमें बहुत सारे ईमानदार अफसर जो हैं सरकार के अंदर, वो इस तरह की खबरें देते रहते हैं, इसीलिए हमें भी पता लगती है, तो हम वो बता रहे हैं आपको बात। असदुद्दीन ओवैसी साहब के घर हमला होता है, उससे पहले बदरुद्दीन अजमल साहब के घर हमला होता है, जो झूठे केस लगा के जिन दूसरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को अरेस्ट किया गया है, शफीकुर रहमान बर्क साहब के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर ली है, आजम खान साहब को तो झूठे मुकदमे में फंसा के बंद ही कर रखा है बहुत दिन से। ये एक बात है, लेकिन ये तो डायरेक्ट हमला है पार्लियामेंट के ऊपर। पार्लियामेंट का मतलब पार्लियामेंट की बिल्डिंग नहीं होता है, पार्लियामेंट का मतलब होता है पार्लियामेंट के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स। ये हमला जो है पार्लियामेंट के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स पे, असदुद्दीन ओवैसी साहब के घर पे, तो ये हमें इससे कम पे कोई बात सरकार की नहीं माननी चाहिए कि ये यूएपीए का और देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए असदुद्दीन साहब के घर पे हमला करने वालों के खिलाफ। उससे कम अगर हम चुप हो जाएंगे तो संविधान की धज्जियां उड़ जाएंगी, संविधान के ऊपर हमला हो जाएगा, ये सीधा पार्लियामेंट के ऊपर हमला, संविधान के ऊपर हमला है। तो मैं इस बात को कह रहा हूं कि ये काम करे बगैर हमें इस चीज को भी लाइटली नहीं जाने देना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी साहब तो बैरिस्टर हैं, फिर भी क्योंकि वो दूसरे कामों में मसरूफ ज्यादा रहते हैं, तो मैं इस बात की जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं कि मैं इन लोगों के खिलाफ, अगर ओवैसी साहब चाहेंगे तो यूएपीए का मुकदमा दर्ज कराऊंगा, देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कराऊंगा, ताकि सही कानूनी कार्रवाई इन लोगों के खिलाफ हो सके जिन्होंने हमला किया और इनकी पुष्टपनाही कर रहे हैं। इनके नागपुर और दिल्ली में बैठे आकाओं के खिलाफ भी 120B का मुकदमा दर्ज कराने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। मुझे भारत के संविधान पे पूरा भरोसा है और हमारे सिस्टम पे, जो कि काफी वीक हो चुका है, फिर भी बाबा साहब के संविधान के जरिए हम आज भी ये काम कर सकते हैं, इसलिए, और हमने करके भी दिखाया, आप लोगों ने देखा। अच्छा, मैं ये भी पूछना चाहता हूँ, क्योंकि जो नाम आपने लिए अभी, बदरुद्दीन अजमल साहब हों, आजम खान साहब हों, असदुद्दीन ओवैसी साहब हों, ये तमाम, चलिए मान लेते हैं कि कुछ पार्टियों के नुमाइंदे हैं, कुछ पार्टियों के रहनुमा हैं, मुस्लिम क़यादत तो है, लेकिन अब जिस तरफ ये जाल बढ़ता जा रहा है जिसकी बात आप कर रहे हैं, उमर गौतम हो गए, जहांगीर हो गए, उसके बाद अब एक बहुत बड़ी शख्सियत पर हाथ डाला गया है, मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब, जिनको लाखों करोड़ों लोग फॉलो करते हैं, उनके स्पीचेस सुनते हैं। तो क्या ऐसे में ये कदम आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है, और क्या ऐसा किया जाए कि ये कदम रुक जाएंगे, और मौलाना कलीम सिद्दीकी के लिए क्या किया जाए, क्योंकि 24 घंटे उनकी गिरफ्तारी को हो चुके हैं। किसी ने ट्विटर पर पोस्ट भी डाली है कि अभी तक मुस्लिम तंजीमें कहाँ हैं, क्यों नहीं बोल रही हैं, क्यों लोग सड़कों पर नहीं उतर रहे हैं, क्यों उनके लिए आवाज नहीं उठाई जा रही है, क्या सिर्फ सोशल मीडिया ही प्लेटफॉर्म है? क्योंकि इत्तेहाद नहीं है, इत्तेहाद नहीं है, इत्तेहाद नहीं है हम लोगों में, और हम एक प्लेटफॉर्म पे नहीं है सब। यही बात मैं बार बार कह रहा हूं कि हमें आना पड़ेगा, कोई भी सुरक्षित नहीं है। और मौलाना के फॉलोअर्स छोड़िए, जितने भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और माइनॉरिटीज के लोग हैं, उनको पीसफुल तरीके से सड़कों पे आना चाहिए। कहाँ है सब? सड़कों पे आना चाहिए और एहतजाज करना चाहिए शांतिपूर्ण ढंग से, संविधान के अंतर्गत रखकर। पूरे देश में इसके खिलाफ प्रदर्शन होने चाहिए, मजबूती से प्रदर्शन होने चाहिए। अगर आप लोग नहीं करोगे तो एक एक करके सब लोग शिकार बनेंगे। कुछ लोगों को डायरेक्ट हमला किया जाएगा, जैसे ओवैसी साहब और बदरुद्दीन अजमल साहब के घर पे हमला हुआ, ये भी एक तरह की मॉब लिंचिंग है, लेकिन क्योंकि ये पार्लियामेंट के ऊपर हमला है इसलिए सीरियस ज्यादा है। लेकिन रोज, आज भी देखिए, आज राजस्थान में एक हमारे शेड्यूल कास्ट के भाई को इसलिए मार दिया गया क्योंकि उस पर झूठा इल्जाम लगा दिया कि ये जो है एक हैंडपंप चुरा रहा था। मॉब लिंचिंग करके किसी को झूठा फंसा के उसके ऊपर इल्जाम लगाते हैं झूठे। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये कोई भी सुरक्षित नहीं है, और अगर हमारे जो लोग हैं बैठे रहेंगे चुपचाप घरों में तो कोई भी घर में सेफ नहीं आएगा। सबसे पहले जो लोग बड़े हैं, जो लोग बावसाइल हैं, बावकार हैं, उनके ऊपर हमला होगा। गरीब लोगों का नंबर भी आएगा, लेकिन वो बाद में आएगा। ये मैं इस बात को समझ भी रहा हूं और इसीलिए बार बार गुजारिश कर रहा हूं कि मैंने 3 मार्च को भी एक कोशिश की थी, आपको पता होगा इस बात का, तो मैं फिर ये पहल करने के लिए तैयार हूं। हम लोग दिन रात एक किए हुए हैं, जो हम अपना खून पसीना बहा रहे हैं वो इसीलिए बहा रहे हैं कि सब लोगों में इत्तेहाद हो, एक प्लेटफॉर्म पे आए, और मनुवादी जो ये मानसिकता है इसके खिलाफ हम लोग इकट्ठे होके, SC ST माइनॉरिटीज और OBC इकट्ठे होके हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव के बनाए हुए संविधान वाली सरकार लाएं, जो संविधान को लेटर एंड स्पिरिट, मतलब उसकी रूह पे भी अमल करे, संविधान की लफ्जों पे भी और रूह पे भी।
ऐसी सरकार लाने की कोशिश करें। और जब तक ऐसी सरकार नहीं आती तो कानून के जरिए से मुजाहिरे करके पीसफुल, शांतिपूर्ण और एहतजाज करके शांतिपूर्ण और कानूनी कार्रवाई करके कोर्टों के जरिए से कम अपने लोगों को सुरक्षित और हिफाजत से तो रख सकें और ऐसे लोगों में डर पैदा कर सकें जो लोग इस तरह के गैर कानूनी काम कर रहे हैं। ये सबसे अहम काम है कि हमें इन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, जैसे हमने यूपी में भी की, जैसे हम दिल्ली में कर रहे हैं और दूसरे स्टेट्स में भी कर रहे हैं।